नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आइए हम जैसा कि देख रहे थे पिछला 2 वीडियो में देखे थे, हम लोग साइंस का यानी कि हर एक टॉपिक का हम लोग देख रहे थे 20 क्वेश्चन सीरीज यानी कि 20 क्वेश्चन लाते थे, उसको अच्छे से डिस्कस करते थे डिटेल्स में। तो उसी तरह एक और वीडियो लेके आए हैं। ये एक PYQ है जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसको लेकर आए हैं। 20 मिनट का सॉरी, जितना मिनट हो सके देख लीजिएगा। अब इसको अच्छे से, इसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए ये 20 मार्क्स का यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क्स का है। और इसको देखने से आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा, उससे सब्जेक्टिव भी बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है बताइए। ऑप्शन ए में है अक्रिय, बी में है क्रियाशील, सी में सक्रिय और डी में है उदासीन है। तो आप जानते हैं हीलियम आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में होता है। कितना ग्रुप? 18वें ग्रुप में होगा ये सदस्य है हीलियम। इसका ट्रिक क्या होता है? तो देखिए इसका ट्रिक होता है, हेमंत ने योर कर बॉल पे 0 रन दिया। देखो हेमंत, देखिए HER है जी, हीलियम में तो है। ये सब की कैसा ग्रुप है? तो अक्रिय ग्रुप है। ये अक्रिय है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में है जेनॉन, ये अभिक्रिय रिएक्शन कर लेता है। तो ये होता है हीलियम। तो हीलियम कौन सा होगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। है हीलियम कैसा गैस है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अक्रिय गैस है। क्लियर है? बताइए। तो ये हुआ पहला का आंसर। अब आया दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना? जल में। अब बताइए कि जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र हम जानते हैं H2O होता है। जल का सूत्र H2O होता है। इसका अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार 18 हो जाएगा। कैसे? तो एक हाइड्रोजन के एक होता है परमाणु द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस एक ऑक्सीजन के कितना होता है परमाणु भार? 16 होता है। तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी परमाणु भार इसका बोले, अणुभार बोले तो कितना हो जाएगा? 18 होता है जल का। लेकिन पूछा क्या है कि परमाणुओं की संख्या कितना है? H2O में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए H कितना है जी? 2 गो है। H कितना है? 2 है। H2 दीजिए। ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना, कुछ है तो यहाँ पे 1 होगा, यानी 2:1 में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल में कितना में है? तो 2:1 में है। देखिए 2:1 कोई ऑप्शन में है? तो दूसरा का देखिए ए, आंसर ए, 2:1, यानी कि ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। कौन सा? ए। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए या तो आप कन्फ्यूजन है, मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है तो इतना तो समझिएगा कि 8 और 18 होता है, सॉरी 7 और 18 होता है, 7 और 18। अब ये नहीं पता है कि ये आवर्त है कि ये आवर्त है, ये वर्ग है कि ये वर्ग है, ये इसमें हम कन्फ्यूजन में हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो हम आए हैं हम किस लिए? कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए कैसे दूर करते हैं, ये देखिए। पहले तो आवर्त किसे कहते हैं? पहला क्या है? आवर्त। आवर्त कैसे किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा पर जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो इस प्रकार रहता है, क्षैतिज पर जितने भी रहेगा वो सब कितना कौची उसको बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। तो आवर्त कितने हो जाएगा? तो आवर्त 7 होता है। और जो वर्टिकल रहता है ऐसे में, ऐसे रहता है बना हुआ, ऐसे ना पीरियोडिक टेबल होता है जी। तो इस प्रकार रहता है वर्टिकल में, 1 2 बटर रहेगा, 3 4 5 ऐसे करके 18 रहता है। यानी जो आवर्त हो जाएगा, आवर्त वो हो जाएगा 7 और ग्रुप यानी 18। ग्रुप बोले तो पीरियड, ठीक है। पीरियड कितना? 18। इसको ग्रुप ना लिख के पीरियड लिख, इधर लिख देते हैं पीरियड, सॉरी ग्रुप यानी समूह होता है।
आवर्त पीरियड। देखिए ये हो गया, क्लियर है। अब देखिए आवर्त सारणी में पूछा आवर्त की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में देखिए 7 है, 9 है, 8 है, 12 है। ये 18 का कोई झंझटे नहीं है, हम जानते हैं। देखिए इसमें कोई झंझटे नहीं है, किसका, इसमें देखिए 7 है, 9 है, 8 है, 12 है। हम जानते हैं क्या कि या तो 12 होगा, सॉरी या तो 18 होगा और नहीं तो 7 होगा। तो 18 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस तो इतनी कट गया। हाँ ऑप्शन में कितना है, 7 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7। ऐसे आप लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए आवर्त को छोड़िए, ग्रुप समझिए। अब बताइए कि ग्रुप में ज़्यादा आदमी रहता है कि ऐसे ही, तो हम जानते हैं ग्रुप में तो जो ज़्यादा होगा यानी 18 वो ग्रुप हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप में ज़्यादा आदमी रहता है इसलिए 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका बताइए तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइए। अच्छा अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिलिका क्या है, बताइए सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। और उपधातु किसे कहते हैं, तो जिसमें कुछ धातु का गुण पाया जाता हो और कुछ अधातु का गुण पाया जाता हो। इस सिलिका के SI होता है, सिलिका हो जाएगा, जर्मेनियम, ये सब कैसा चीज़ है, ये सब बताइए उपधातु है। और जो चिप देखते हैं, चिप में जो लगा रहता है वो उपधातु होता है। चिप में मेमोरी जिसको बोलते हैं जी, चिप में जो देखते होंगे गोल्ड कलर का ऐसे ऐसे रहता है वो होता है चिप या सिम में, वो भी सिलिका का ही बना रहता है, यानी उपधातु का ही बना रहता है। और उपधातु क्या है, तो जिसमें कुछ धातु का गुण आ जाए, कुछ अधातु का गुण आ जाए, दोनों का गुण आ जाए तो उसको कहते हैं उपधातु, जो दोनों में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चौथा का आंसर हो जाएगा क्या जी, सी हो जाएगा आप लोग का। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, OH का क्रियाशीलक मूलक क्या है। OH आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अल्कोहल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को 20 क्वेश्चन सीरीज बताए तो उस समय बता रहे थे कि OH हो जाएगा, CHO हो जाएगा, CO हो जाएगा, और एक क्या है COOH है, COOH। इतना 4 गो से ज़्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। देखिए पहला OH हो जाएगा, दूसरा है बताइए CHO हो जाएगा, तीसरा है CO हो जाएगा, और चौथा है COOH हो जाएगा। क्लियर है। तो OH को बोलते हैं अल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल का क्रियामूलक समूह, अल्कोहल। एल्डिहाइड CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड, CHO किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का, आधा लव हो जाएगा, CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर है। अच्छा CO हो जाएगा कीटोन का, कीटोन, CO जहाँ देखिए कीटोन मारिए। COOH का कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से होता है। 4 गो OH हो जाएगा अल्कोहल का, OH किसका हो जाएगा, OH अल्कोहल का हो जाएगा, CO हो जाएगा कीटोन का, CHO एल्डिहाइड का, COOH हो जाएगा बोलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब आइए वहीं क्वेश्चन पे जिस पे आप थे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। OH क्रियाशीलक मूल क्या है, कीटोन का बताएं CO होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है। तो हमको तो यही पूछा है OH, तो OH क्या हो जाएगा, OH एक अल्कोहल है। OH क्या है, अल्कोहल है, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6ठा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में तो संयोजन कुछ नहीं होता है, अपघटन कुछ नहीं, ये यानी हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में
ऑक्सीजन का संतुलन है जो बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में क्या ज़रूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होता है। तो वो कौन करता है? अवशोषण करता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। जब प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? उससे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसलिए दोनों का संतुलन क्या होता है? बना रहता है ऑक्सीजन का। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। कहता है पौधों में श्वसन क्रिया, पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है के अंतर्गत एडीपी का फुल फॉर्म एटीपी होता है। एटीपी एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका आप लोग याद रखिएगा। फॉस्फेट होता है, आपको इसका एकदम याद रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है। अंतर्गत एटीपी के टूटने से एटीपी हो जाएगा। एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला है क्वेश्चन कि मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के 2, 4, 1 डी 4 हो जाएगा। 2, 8, 1, 4। तो इसका जो सही जवाब है कितना जी? बोलिए सही जवाब इसका है 4 हो जाएगा। सही जवाब 4। जैसे आलिंद और नीलय होता है ना, बोलिए आलिंद और कौन जी? नीलय। तो इसके कैसे? एक दायां आलिंद हो जाएगा, एक बायां आलिंद। ठीक है। एक दायां नीलय हो जाएगा, दायां नीलय और बायां नीलय। 4 को हो गया। दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, यानी 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 चेम्बर होते हैं। किसका जी? मानव हृदय का। मानव हृदय का कितने चेम्बर? 4। कहता मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका देखिए ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 हो जाएगा। 120/80 होता है। 120/80 देखिए कौन ऑप्शन में है? तो 120, यानी प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 होता है। क्लियर है? प्रकुंचन दाब कितना हो जाएगा? 120 mm। चलिए आगे चलते हैं। बाष्पोत्सर्जन में, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में? कभी नहीं। तना में? नहीं। फूल में? नहीं। ये होता है पत्तियों में। पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं अस्टोमेटा। क्या? अस्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है? जल में बाष्पोत्सर्जन पड़ता है। अस्टोमेटा क्या है? तो पत्तियों में देखिए जब पत्ती आप लोग बनाइएगा ना ऐसा, कैसे बनेगा जी बताइए। देखिए जब आप लोग पत्तियाँ बनाइएगा, देखिए मान लीजिए ये पत्ती, जब आप पत्तियाँ बनाएगा तो इसमें छोटे छोटे क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है। इसी के कारण जो होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसी के थ्रू होता है, पत्तियों के थ्रू। इसमें क्या पाया जाता है? इसको क्या कहते हैं? अस्टोमेटा यानी रंध्र। रंध्र बोलते हैं। तो किसके थ्रू होता है? तो पत्तियाँ के थ्रू होता है। किसके थ्रू? पत्ती के थ्रू होता है। किस भाग में? पत्ता में हो जाएगा। क्लियर है? अगला है कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कौन अपोहन द्वारा? डायलिसिस द्वारा करता है। तो ये होता है क्या जी? नाइट्रोजन को क्या कहता है? पृथक करता है ये वृक्क। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है मुकुलन विधि से। किस विधि से हो जाएगा? मुकुलन विधि से। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन विधि हो जाएगा। अब आ जाइए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम।
इसको और क्या कहते हैं जी? अस्नेल का नियम, आस्लेन का नियम। ये और क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम हुआ म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। इसी को क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए वहीं कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है, साइन आई बटा साइन आर। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और क्या होता है? तो जो डॉक्टर होते हैं वो नाक कान गला ये सब को चेक करने के लिए जो स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये अवतल दर्पण। इसको देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अत्यधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम देके बनाइए, ऐसा होता है। इसमें से आप सफ़ेद जब जाइए इसको पास कराइएगा प्रिज्म से, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने में जी? 7 रंगों में, 7 रंग में। तो नीचे बैगनी हो जाएगा, ऊपर लाल हो जाएगा। तो लाल का सबसे कम झुकाव होता है। बैजानी हप्पी नाले याद करवाए हैं आप लोग, देखे होंगे उसमें पिछला, तो करवा चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज होता है जो उष्मीय प्रभाव करता है। विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव पे? तो उष्मीय प्रभाव पे करता है। क्लियर है? अगला कहता है किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं उसके क्या नियम, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। R बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध निकालने के लिए क्या हो जाएगा? V बटा आई, यानी वोल्ट बटा धारा, विद्युत धारा, वोल्ट बटा विद्युत धारा, विभवांतर बटा विद्युत धारा, ये हो जाएगा, यानी कि V बटा आई। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कहता है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? तो डायनेमो होता है, याद रखा है, डी से डायनेमो और डी से डिस्ट, डी से डायनेमो और डी से डिस्ट धारा। यानी डायनेमो से हमें कौन सा धारा प्राप्त होता है? डिस्ट धारा होता है। और डायनेमो होता है, डायनेमो ये क्या करता है? तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो जो डेंगू उत्पन्न करता है वो, डेंगू उत्पन्न कौन मच्छर करता है जी? तो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। वो कौन सा जल में रहता है? तो गंदे जल में रहता है। कौन सा जल में? गंदे जल में, यानी मादा एनोफिलीज है जो गंदे जल में रहता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये आप लोग का होमवर्क रहा। क्या रहा? HW। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का HW रहा। अगर पता हो कमेंट आंसर इसका तो कमेंट करके सही जवाब दीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो बोलिएगा बता दीजिए, तो हम बता देंगे कमेंट में। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के और सारा PYQ होगा, सभी को आपको करा दिया जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और हाँ, इस वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कैसा सेशन लगा, और इसमें क्या और चाहिए आप लोग को वो भी बता दीजिएगा। बाकी HW का आप लोग को आंसर कमेंट में करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए, ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से पढ़ाई को क्या करिए? कंटिन्यू करिए। ठीक है? तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।